जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राजस्थान डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जो कि सवाल आपने मेरी अन्य वीडियो जो कि मैंने बनाई थी राजस्थान डाक विभाग जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको इस भर्ती के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी थी। बट इन दोनों वीडियो के ऊपर कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले जिनको लगता है मुझे कि इनका आंसर देना जरूरी है, क्योंकि ये डाउट सभी कैंडिडेट के मन में है। इसलिए वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि जो भी डाउट है वो आपके कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए और आप लोग इसमें बिना किसी डाउट के अप्लाई कर सको। तो यहां पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें एलिजिबल पाए जाते हो इन सभी सवालों के आंसर पाने के बाद या फिर जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर होने के बाद, तो आप ये वीडियो देख करके जिसमें कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है, और अगर आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भरेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके फॉर्म के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन सभी सवालों के आंसर के बारे में। तो यहाँ पर सवाल कौन कौन से होने वाले हैं, अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा या रीड किया होगा तो आपको पता होगा। जहाँ पर मैंने कुछ 4 सवाल ऐड किए हैं और ये सवाल मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इन सभी का 1 to 1 आंसर करूंगा। तो सबसे पहला आपका सवाल ये है कि जो आपकी ये भर्ती निकाली गई है 3262 पदों पर, ये भर्ती परमानेंट है या फिर टेम्पररी है। और दोस्तों ये सवाल जो आपकी जब ये भर्ती निकली थी हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सर्कल के लिए तब भी आया था। बट जो कैंडिडेट इसके बारे में जानते हैं उनको मालूम है, और जिनको मालूम नहीं है उनको अब मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ये भर्ती परमानेंट भी नहीं कही जाती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये भर्ती परमानेंट नहीं कही जाती। बट इसकी जो पीरियड होता है सर्विस का वो एक लॉन्ग टर्म होता है, जो कि कम से कम 10 साल का होता है, और उसके बाद आप लोग अपना प्रमोशन करवा सकते हो। क्योंकि जब आपको रेगुलर इंडिया पोस्ट के अंदर काम करते हुए 5 या फिर 3 साल हो जाते हैं तो फिर इंडिया पोस्ट के अंदर भर्ती निकलती रहती है एमटीएस की, जिसमें कि जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाते हैं। और वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं जो लोग पहले से इंडिया पोस्ट के अंदर जीडीएस पोस्ट पर 3 साल या 5 साल से काम कर रहे हैं, और वो लोग उस पर अप्लाई करके इस पोस्ट को भी परमानेंट करवा लेते हैं और जो सैलरी है और कह लीजिए कि प्रमोशन है वो भी करवा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये भर्ती आपकी परमानेंट तो नहीं है, बट ये लॉन्ग टर्म है। और आपका जो पीरियड रहेगा सर्विस का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि एक लॉन्ग टर्म भर्ती है। तो इसमें जो आपका पीरियड रहेगा वो कम से कम 10 साल है, और इसके बाद भी ये बढ़ाया जा सकता है, बट कहने में ये परमानेंट नहीं कही जाती। तो आई होप आपको इस सवाल का आंसर मिल गया होगा जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब दोस्तों जो आपका अगला सवाल है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो वीडियो कल मैंने डाली थी उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए और पूछा कि सर जो राजस्थान का एक स्पेशल सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो कि है RSCIT, क्या इस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हो इंडिया पोस्ट ने या राजस्थान डाक विभाग ने आपसे अप्लाई करने के लिए कम से कम 60 डेज का सर्टिफिकेट मांगा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है, जो कि है, और मैं खुद इसको बता रहा हूँ आपको कि ये सर्टिफिकेट सर्टिफाइड है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आपने RSCIT पास किया हुआ है और आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो जहाँ पर आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाए आप वहाँ पर इसको अपलोड कर दीजिए। क्योंकि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास 6 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि ये इसकी जो मान्यता है वो उन सर्टिफिकेट से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर आपके मन में जो डाउट है कि क्या इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हो, आप उसको निकाल दीजिए और आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि आप RSCIT सर्टिफिकेट के माध्यम से बिल्कुल आवेदन इस भर्ती में कर सकते हो। अब दोस्तों चलते आपके अगले सवाल की तरफ, और बेसिकली अगले सवाल पर जाने से पहले मैं आपको इसी सवाल के बारे में या फिर इसके आसपास का जो सवाल है इसके बारे में भी जानकारी दे दूं। और वो जानकारी ये है कि मैंने आपको वैसे तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो बनाई थी इसमें भी एक्सप्लेन किया है, बट मैं फिर से कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो कि 60 डेज प्लस है तो आप लोग उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है तो आप तब भी आवेदन कर सकते हो। अगर आप
आपके पास कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और आपने 10वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा था, आपके पास वन ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो तब भी आप बिना सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है आपकी हायर क्वालिफिकेशन। तो अगर आपके पास किसी हायर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो आप तब भी आवेदन कर पाओगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इसमें आवेदन करने के लिए इसके बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब चलिए इसी से जुड़ा हुआ आपका एक और सवाल है, जो कि है क्या बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के भी फॉर्म को भर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप अप्लाई करते हो और जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वहीं पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने का एक ऑप्शन दिया होता है, बट जो वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन है वो कंपलसरी रूप में ऐड नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप उसको नहीं भी अपलोड करते तो आप आगे बढ़ जाते हो, यानी कि फॉर्म को सबमिट कर पाते हो। क्योंकि फॉर्म को भरते समय बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसके सामने आप देखोगे कि स्टार का चिन्ह है। स्टार के चिन्ह का मतलब होता है कि ये आपको भरना ही होगा या फिर ये आपको अपलोड करना ही होगा, बट कंप्यूटर सर्टिफिकेट में वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, बट एलिजिबिलिटी के रूप में आपसे मांगा है। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ आप बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हो, बट प्रेफरेंसेस उनको ज़्यादा दी जाएगी जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा या फिर जिन्होंने कंप्यूटर सर्टिफिकेट के माध्यम से या किसी अन्य जो भी एलिजिबिलिटी के अंदर आती है उस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आवेदन किया है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट के मुकाबले जो सिर्फ 10वीं की क्वालिफिकेशन से आवेदन कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर सजेशन के रूप में कहना चाहूँगा कि आप लोग, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, किसी हायर क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट था, जानकारी थी, या आपके पास जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो आप वो सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिर आपकी जो चांसेस है वो बने रहेंगे मेरिट लिस्ट में नाम आने के। और अगर आप क्लियर करोगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब जानकारी क्लियर कर देना एफिडेविट के साथ में। अब दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ, जो कि है आपका सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और ये आगे भी लगातार पूछा जाएगा। अगर आप इसका आंसर जान लोगे तो फिर आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपका सवाल है कि जिन्होंने पहली 3 स्टेट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड निकली हुई है, या फिर इससे पहले भी जो स्टेट के अंदर या सर्कल के अंदर जॉब निकली थी जीडीएस की, तो जिन्होंने उनके अंदर अप्लाई किया था क्या वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी आपकी राजस्थान 3262 पदों की निकली है। एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि सर मैंने इन तीनों में अप्लाई किया था तो क्या मैं अब इसमें भी अप्लाई कर सकता हूं। तो दोस्तों मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सेम जो तरीका है अप्लाई करने का, राजस्थान साइकिल 2 जो जीडीएस की भर्ती निकली है इसमें भी ट्राई कीजिए। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो अप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं कर पाओगे तो वहीं पर आपको एरर आ जाएगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या फिर आपने जो 20 प्रेफरेंसेस होती है वो कंप्लीट कर लिए, अब आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आपको 48 आवर वेट करना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा एरर आता है तो आपको वेट करना है, नहीं तो अगर आपके सामने कोई एरर नहीं आता तो आप अप्लाई कर लीजिए। बेसिकली अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको आगे नहीं आएगी, क्योंकि जिन स्टेट की लोकल लैंग्वेज हिंदी है वो स्टेट से अगर पूरी एलिजिबिलिटी के साथ आप आवेदन कर रहे हो तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें सभी स्टेट से आवेदन कर सकते हैं अगर आप उसकी पूरी एलिजिबिलिटी मैच कर रहे हो, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। इसलिए मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा जिनका इंटरेस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन मध्य प्रदेश के अंदर ना हो तो हरियाणा के अंदर हो जाए, हरियाणा के अंदर ना हो तो उत्तराखंड के अंदर हो जाए, और उत्तराखंड के अंदर ना हो तो राजस्थान के अंदर हो जाए, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो लोग जनरल कैटेगरी से है वो तो सभी में अप्लाई कर ही लीजिए अगर उनकी परसेंटेज हायर है, क्योंकि वैसे भी वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही है, और अगर वो दूसरी स्टेट में आवेदन करेंगे तो वहाँ पर भी वो जनरल कैटेगरी के अंदर ही जोड़े जाएंगे। इसलिए उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप तो चारों स्टेट में अप्लाई कर लीजिए, आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सिलेक्शन होना होगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उन कैंडिडेट को तो थोड़ी छूट मिलती है, जो कि मान लीजिए आप राजस्थान के SC/ST कैंडिडेट हो और आप हरियाणा में करोगे तो आप जनरल में जोड़े जाओगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जनरल की थोड़ी मेरिट ऊपर होती है और SC/ST के नीचे होती है। बट जो जनरल है ही वो चाहे किसी भी स्टेट में कर ले जनरल ही रहेगा, यानी कि UR अनरिजर्व्ड ही रहेगा, तो उनको तो इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, वो सभी में अप्लाई कर लीजिए। अब दोस्तों बस मैंने आपको इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं जो कि मुझे लगा कि आपको देने चाहिए थे। आई होप आपको
कुछ संतुष्टि हुई होगी। अगर हुई है तो आपको कमेंट करके बताना है, और अगर नहीं भी हुई तो आपको तब भी कमेंट करना है कि सर मुझे यहाँ पर डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दूं। या अगर आपके कोई न्यू सवाल आते हैं जो कि मुझे लगता है कि इनका आंसर आपको देना चाहिए, तो उनके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और जिन लोगों को जीडीएस की प्रोफाइल जाननी है तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल पाए गए हो तो आप इस वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भर लीजिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी डिटेल्ड में जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख लीजिए। और बस यही थी जानकारी इस वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा अलग तरीके से कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।